Hello student, this is part 6 of chapter number 6 manufacturing industries. So student, in our previous video we discussed about cotton industry and jute industry along with their map. Today we will discuss one more agro based industry, that is sugar industry. आप सब ने शुगर इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा पहले भी. शुगर इंडस्ट्री बहुत फेमस है. आप जब भी सीज़न होता है तो उस टाइम पे आप सभी ने किसी न किसी शॉप पे जो है आपने जो शुगर केन का जो एक वो होता है ना पल्प या रस जिसको आप बोलते हैं वो होता है, वो सब ने आप लोगों ने पिया होगा. ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम वो एक यूज़ है उसका. बट मेनली जो शुगर मिल्स होती है वहाँ पे जो है ह्यूज जो शुगर केन होता है वो वहाँ पे लोड किया जाता है, वहाँ पे लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और उनको आगे फिर सप्लाई भी किया जाता है. सो इंडिया का प्लेस क्या है, इंडिया का क्या स्टेटस है शुगर इंडस्ट्री में, कैसे रन होती है, किन स्टेट्स में जो है ये लोकेटेड है, मीन्स इसका जो लोकलाइजेशन है वो कैसे है और वहीं पे क्यों है और चैलेंजेस क्या हैं. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन शुगर इंडस्ट्री पार्ट. ओके, सो स्टूडेंट, जो इंडिया का स्टेटस है, इंडिया क्या है शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. ठीक है, अब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, शुगर में है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट गुड़ एंड खांडसारी, तो जो गुड़ एंड खांडसारी है उसके प्रोडक्शन में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, शुगर में सेकंड लार्जेस्ट है, बट जो अदर प्रोडक्ट होते हैं शुगर केन के लाइक गुड़ एंड खांडसारी, उसमें इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल कि जो शुगर केन होता है वो बड़ा बल्कि रॉ मटेरियल होता है. ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस समझिए. फार्मर्स क्या करते हैं जब सीज़न होता है, एक चीज़ आप अच्छे से समझिए कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है. ठीक है, ये सीजनल इन नेचर है. जब सीज़न आता है तभी आप शुगर केन कर सकते हो. होल ईयर जो है आप शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सीज़न में ही करते हैं. तो क्या होता है जब फार्मर सीज़न में शुगर जो है केन जो है ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जब वो रेडी हो जाता है, पक जाता है अच्छे से, तो वो काफ़ी बल्कि होता है और उसमें एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज क्या है, उसकी जो स्वीटनेस होती है शुगर केन के नेचर में, उस सुक्रोज की परसेंटेज, उस स्वीटनेस की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो है शुगर केन का रेट होगा. ठीक है, शुगर मिल में फार्मर्स से जो शुगर मिल वर्कर्स है वो उतने ही ज़्यादा रेट पे, उतने ही ज़्यादा कॉस्ट पे शुगर केन लेंगे. और अगर सुक्रोज की परसेंटेज डाउन होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो कॉस्ट भी उतनी ही कम होना स्टार्ट हो जाती है. सो मीन्स क्या समझे आप इस चीज़ से कि जैसे ही आपने शुगर केन की क्रॉप को कट किया, हार्वेस्ट किया, इमीडिएटली आपको शुगर केन को मिल तक पहुंचाना पड़ता है. मीन्स इसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, तो मीन्स जैसे ही शुगर केन को हार्वेस्ट किया, इमीडिएटली उसको विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम हमें उसको मिल में ट्रांसफ़र करना होता है, मिल पहुंचाना होता है. क्योंकि अगर सुक्रोज की परसेंटेज रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई तो रेट भी क्या होगा, कॉस्ट भी क्या होगी, वो डाउन चली जाएगी, फार्मर्स को उतने ही पैसे कम मिलेंगे. दैट्स वाई वो यही चाहते हैं कि जब भी हार्वेस्टिंग हो तो हार्वेस्टिंग के इमीडिएटली बाद जो है हम क्या करें, शुगर केन की क्रॉप को मिल तक, शुगर मिल तक पहुंचा दें. ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, स्वीटनेस से रिलेटेड होता है. सुक्रोज की वजह से उसके अंदर स्वीटनेस होती है. जितनी स्वीटनेस शुगर केन में ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उससे शुगर बनेगा, उससे गुड़ बनेगा, खांडसारी बनेगी, प्लस विनेगर भी बनेगा. ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट है जो हम शुगर केन से बनाते हैं. ओके, अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं शुगर केन की, दे आर सिचुएटेड नियर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया. अब आप समझ चुके होंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शुगर केन के प्रोड्यूसिंग एरिया के पास ही क्यों लोकेटेड होती हैं. क्योंकि हम सबको पता है कि अगर इंडस्ट्रीज़ एरिया से जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है उस एरिया से अगर वो दूर होंगी तो मीन्स क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कंज्यूम होगा. अगर टाइम कंज्यूम हुआ तो ग्रोथ की परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी और अगर परसेंटेज रिड्यूस हुई तो यू नो व्हाट. ओके, तो क्या हो जाएगा, शुगर केन का रेट या कॉस्ट
रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो शुगर केन के एरिया के पास ही लोकेटेड होती है। अब देखिए 60% जो हमारी मील्स है, इंडिया की जो 60% मील है, दे आर सिचुएटेड इन यूपी एंड बिहार। बिकॉज जो यूपी है, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो शुगर केन होता है वो यूपी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड अलोंग विद बिहार ऑल्सो। यूपी एंड बिहार दोनों में ही शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब देखिए शुगर केन क्या है, सीजनल इन नेचर है, हमने अभी अभी बात की थी उसके बारे में, एंड इट इज़ आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। अब इट्स अ क्वेश्चन, ओके, यू शुड बी अवेयर विद एवरी फैक्ट। आपको चीज़ें क्रैम नहीं करनी है, जस्ट आपको कंटेंट को, आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली फ्रेम होता जाएगा। ओके, देखिए कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। शुगर इन इंडस्ट्रीज़ को कोऑपरेटिव मतलब शुगर केन जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर आइडली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? शुगर केन इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ को ही सूट करती है, या वहीं पे उनकी आइडियल लोकेशन है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए फर्स्ट जो रीज़न है बड़ा सिंपल सा है, नोट करते जाइए। जो शुगर इंडस्ट्री है, दे इट इज़ सीजनल इन नेचर एंड सो इट्स आइडियल। ओके, शुगर इंडस्ट्री क्या है? एक सीजनल इंडस्ट्री है, मीन्स जब सीजन होगा तभी शुगर केन की क्रॉप जो है वो ग्रो होगी, और अगर सीजन नहीं है तो मीन्स नहीं होगी। तो मीन्स क्या होगा? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे फार्मर्स उनको मिल के चलाते हैं। ओके, हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में किया था ना, कोऑपरेटिव सेक्टर हमने किया था। तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स मिलकर जो है अपने इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते हैं और एक कोऑपरेटिव जो है सेक्टर बनाते हैं, जहाँ से वो कोई भी रॉ मटेरियल या फर्टिलाइज़र्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जब भी उनको नीड होती है किसी भी चीज़ की, उनको वो चीज़ें भी वहाँ से ईजिली मिल जाती है। इवन अगर उनको लोन भी चाहिए तो वो भी उनको कोऑपरेटिव सेक्टर से बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता है। कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होता कोऑपरेटिव सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, बिकॉज शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, दैट्स वाई इट्स आइडियल। Second point, for entire year the farmers are engaged in producing sugar cane as it is an annual crop, ठीक है, क्योंकि ये एनुअल पूरे साल में एक ही बार होती है। तो शुगर केन को आई थिंक, देखिए शुगर केन को जो है राइप होने, पकने में नियर बाय 8 to 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, पूरा होल ईयर ही लग जाता है फार्मर्स को इस क्रॉप के अंदर। तो दैट्स वाई क्या है, क्योंकि वो फुल ईयर उनको लगता है, दैट्स वाई जो है, क्योंकि एनुअल क्रॉप है इसलिए भी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए सूटेड है। थर्ड क्या होता है, जो आपका क्योंकि ये सीजनल नेचर है, तो द सीजनल नेचर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज अ combination by setting up cooperatives where farmers share their profit and losses। देखिए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसमें एक्सप्लोटेशन नहीं होता है। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, दे कैन शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए प्रॉफिट होगा तो भी मिलके शेयर करेंगे, अगर लॉस होता है तब भी वो मिलके शेयर करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे उनका कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होता है। दैट्स वाई जो शुगर इंडस्ट्री है वो इट इज़ सूटेड टू cooperative industry। Next point, to save farmers from the violent fluctuation in the good jaggery and sugar market, ठीक है। कि क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार चीज़ों के या किसी भी क्रॉप का जो रेट होता है वो एकदम से हाइक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और कई बार रेट्स क्या होते हैं, डाउन चले जाते हैं। तो जब रेट डाउन जाते हैं ना जिस ईयर में, फार्मर्स को बड़ा लॉस होता है, और जब रेट अच्छे मिलते हैं फार्मर्स को अपनी क्रॉप के, तो उनको बेनिफिट होता है। बट अगर वो कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ काम करते हैं, अगर शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के साथ अगर होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जितने भी फ्लक्चुएशन होता है ना गुड जैगरी और शुगर मार्केट के अंदर, इनका उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों का शेयर कर रहे हैं ना। दैट्स वाई जो ये शुगर इंडस्ट्री है, इट इज़ आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। लास्ट पॉइंट, इट सेव्स प्रोड्यूसर फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन। वो हम स्टार्टिंग में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि ये क्या करता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक्सप्लोटेशन से भी सेव करता है, ठीक है। दैट्स वाई शुगर इंडस्ट्री इज आइडली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या जितने भी फार्मर्स हैं वो सब क्या होते हैं,
वो सब अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं और वहाँ पर जो है उनको कोऑपरेटिव सेक्टर में उनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो शुगर इंडस्ट्री का नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अभी हमने किया था कि 60% जो मिल है वो तो यूपी और बिहार में ही है, बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो शुगर मिल्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हो रही हैं, कहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं, सदर्न स्टेट्स में, जो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पर जो है शुगर इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा सेटअप होनी स्टार्ट हो गई है। वाई? बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि उनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है? महाराष्ट्र की क्लाइमेट सूटेबल है, क्लाइमेट उनकी अच्छी है, और महाराष्ट्र की जो क्लाइमेट है वो ऐसी है कि शुगर को राइप होने में, पकने में नियर बाई 7 to 8 मंथ्स जो है उनको मिल जाते हैं ईजिली। तो ऐसी क्लाइमेट के अंदर दूसरा वहाँ पे लेबर उनको मिल जाती है ज़्यादा अच्छे से, मीन्स टाइमली लेबर मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं। दैट्स वाई जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, इट इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको मैं असाइनमेंट्स में दूंगी ये क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है चैलेंजेस। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन शुगर इंडस्ट्री। देखिए शुगर इंडस्ट्री में कौन से चैलेंज आपको फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल है नेचर में, आप फुल ईयर इसकी क्रॉप नहीं कर सकते हो, जब सीजन होता है तभी आप क्रॉप करते हैं, मीन्स कुछ पर्टिकुलर मंथ में ही जो है हमें इस क्रॉप को करना होता है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो मीन्स क्या हुआ, इसमें बेनिफिट भी सिर्फ उन्हीं मंथ में मिलेगा ना जब होगा, ये क्रॉप का सीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंडली क्या है, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं ना वो आज भी ओल्ड है, इनएफिशिएंट है, मतलब प्रॉपरली नहीं, हम जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके न्यू मेथड्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली वे में जब हम शुगर केन की प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप में से कोई भी विलेज बैकग्राउंड से है तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं आप विलेज बैकग्राउंड से, देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू क्लियर दिस लाइन। देखिए शुगर केन में क्या होता है, मेनली जब फार्मर्स क्रॉप करता है, आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए एक सिंपल आपका स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर में आप बहुत सारी लाइंस लगा दीजिए। ओके, अब स्क्वेयर्स में जब आप लाइन लगाएंगे तो आप सिंपल जो आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, उस लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट चलते चले जाइए वर्टिकल फॉर्म में। आपने लाइक आप शुगर केन को इमेजिन कीजिए, उसके बहुत सारे पीसेस कट कर दीजिए, तो एक एक पीस को आप उस पूरी लाइन में जो है ग्रो करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही पूरा ग्रो, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे। ये नॉर्मल वे होता है और इसको ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। ये ओल्ड मेथड है, इसमें प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। बट जो हमारा न्यू आया है, ट्रेंच मेथड आया हुआ है, ठीक है, ट्रेंच मेथड में क्या होता है, जो आपने एक लाइन लगाई ना उसी लाइन को हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, अभी जो आप वर्टिकल लगा रहे थे ना अब उसको हॉरिजेंटल लगाना स्टार्ट करो, बट हॉरिजेंटल एक लाइन में नहीं, दोनों साइड से। लाइक दो पर्सन आमने सामने खड़े होते हैं ना, जैसे सेम ऐसे ही अब आपको उन शुगर केन जो होता है उसके जो पीसेस होते हैं, उसको बीज बोलते हैं एक्चुअल में, उनको आपको जितने दो पर्सन आमने सामने खड़े होते हैं फेस टू फेस, तो अब आप उसको भी आप फेस टू फेस लगाएंगे, एक इधर उसी एक ही रो के अंदर, फिर आगे नेक्स्ट एक उसके सामने, फिर नेक्स्ट फिर एक उसके सामने। तो ये होता है ट्रेंच मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर केन की प्रोडक्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हाइट जो होती है शुगर केन की वो भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये न्यू मेथड है जिसको बहुत ही कम फार्मर जानते हैं और जो बहुत ही कम फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जो चैलेंज है वो है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिलेज। ओके, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सुक्रोज की परसेंटेज डाउन मीन्स शुगर केन के रेट भी डाउन, तो ट्रांसपोर्टेशन की डिलेज है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर है मैक्सिमाइज यूज ऑफ बेगेस। अब देखिए बेगेस मीन्स क्या है, आपने देखा होगा जब भी आप शुगर केन का जैसे वो जो उसका जूस होता है जब वो पीने के लिए आप जाते हो, ठीक है, किसी भी शॉप पे, तो जूस निकालने के बाद जो वो वेस्ट मटेरियल बचता है ना उसको हम बोलते हैं बेगेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है, उसको तो क्या करता है वो पर्सन सीधा उसको थ्रो कर देता है बाहर एज अ वेस्ट मटेरियल, बट दैट इज़ नॉट अ वेस्ट मटेरियल, दैट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आप उसको बायो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने
जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे आप एज अ एनर्जी रिसोर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको वेस्ट किया जा रहा है। तो उसका मैक्सिमाइज यूज़ अगर होगा तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट बिकॉज नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे सामने एक चैलेंज है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री मेनली हमारी कहाँ कंसंट्रेटेड है, बिहार में, सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, फिर बिहार में और महाराष्ट्र में अभी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में से आपके पास मैथ क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री। जो नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री है दैट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के साथ ही हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ओवर हो जाता है और अब हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट होती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन मिनरल्स, जो मिनरल्स पे डिपेंड करती है। सो इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले जो हमारी इंडस्ट्री आती है दैट इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, सो देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। यहीं से एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका जंप करके आता है व्हाई। Okay, why we call iron and steel industry is a basic industry? You should know the reason about it. Okay, and it's a 3-mark question, student, and it is also a activity based question. So I will tell you answer of this question. Iron and steel industry is a basic industry. Why? Because all the other industry, whether it is a heavy industry, medium industry or light industry, all depends on it for their machinery. Okay, बिना मशीनरी के कोई इंडस्ट्री रन तो नहीं कर सकती ना, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी रबर इंडस्ट्री है, या वो आपकी टी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री अपनी मशीनरी के लिए किस पे डिपेंड होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipments and a variety of consumer goods. Okay, बहुत सारे जितने भी आप वेराइटी ऑफ गुड्स, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लीजिए, वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लगा लीजिए, कहीं पे भी आप जाएंगे हर जगह पे जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूज़ होगा ही होगा, हर एक सेक्टर में होता है। थर्ड पॉइंट, ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज finished goods are heavy and bulky. It involves heavy transportation cost. देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या एक हैवी इंडस्ट्री है। सो ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की, सो इट इन्वॉल्व्स हैवी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। दैट्स वाई अब जब हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें होगा तो ट्रांसपोर्ट जो मीडियम होंगे, ट्रांसपोर्ट के जो मोड होंगे वो भी किससे बनेंगे, आयरन एंड स्टील से बनेंगे। सो दीज आर द रीज़न by which we can say that iron and steel industry is a basic industry. Okay, 3-mark question clear. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इंडिया में इसकी पोजीशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया का जो स्टेटस है, पोजीशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो क्या है, इंडिया का 9th रैंक आता है। ठीक है, नंबर 9 पे आता है अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का 9th रैंक आता है। और अगर हम बात करें पर कैपिटा कंजप्शन की तो वो 32 kg एनुअली जाता है। अब पर कैपिटा कंजप्शन मीन क्या है, हमारे इंडिया वाले खाते हैं आयरन एंड स्टील को? नो। पर कैपिटा कंजप्शन मीन्स हम आयरन एंड स्टील को जिस चीज़ में कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक हम क्या करते हैं, हम घर बनाने में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, कंपनीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, एवरीवेयर, हर जगह पे जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूज़, मतलब यहाँ के आयरन का, स्टील का जो यूज़ करते हैं वो होता है कंजप्शन। और वो हमारा कितना है, एनुअली 1 पर्सन जस्ट 32 kg ही यूज़ कर रहा है। देखिए इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का भी इंडिकेटर है। देखिए जिस कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा आयरन एंड स्टील का, मीन्स क्या है, वो उतना ही वो कंट्री, वो स्टेट, वो एरिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। और अगर लो कंजप्शन है, इट मीन्स क्या है, वहाँ पे ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। तो ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का भी इंडिकेटर जो है माना जाता है।
अब देखिए टोटल इंडिया के अंदर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी स्टील प्लांट्स है। अब इंटीग्रेटेड मीन्स क्या है, जब बहुत सारे प्लांट्स मिलकर इकट्ठे होकर जो है डिफरेंट वर्क एक ही प्लेस पर करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लांट। और जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं, मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फर्नेसिस होती है और वो लोग क्या करते हैं, जो स्टील स्क्रैप होते हैं ना या स्पॉन्ज आयरन्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर जो मतलब प्रोडक्शन होता है वो एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेटेड प्लांट्स काफ़ी कम होता है। मिनी स्टील प्लांट में कम प्रोडक्शन होता है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम जो कंजप्शन है मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, वो कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्यों है, हमने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर भी किया था, वो अभी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट वीके से हम वो कवर कर चुके थे। तो वहाँ पे भी आप सबने देखा है कि हमारा जो आयरन एंड स्टील ओर है या आयरन ओर है, वो कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा, छोटा नागपुर रीजन के अंदर, ठीक है। छोटा नागपुर रीजन में आपका झारखंड आता है, आपका वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आता है, बिहार का पार्ट आता है। तो यहाँ पर जो है आयरन एंड ओर जो था वो सबसे ज़्यादा मिलता था। अब जहाँ पे आयरन एंड ओर यानी कि रॉ मटेरियल मिलेगा, डेफिनेटली जो इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन या जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री होगा वो वहीं पे होगा ना। तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब सेकेंडली देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, रीज़न भी पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। सो फर्स्ट क्या है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि आयरन ओर यहाँ पे लो कॉस्ट, क्योंकि प्रोड्यूस ही यहीं पे होता है तो डेफिनेटली लो कॉस्ट होगी। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल से दूर होंगी उतनी ही ज़्यादा उनको कॉस्ट पड़ेगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बिकॉज यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो इसके नियर बाय प्लेस पे लोकेटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे आयरन और काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाता है। सेकेंडली यहाँ पर हाई ग्रेड रॉ मटेरियल है, ठीक है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है, चीप लेबर आपको मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि बिहार वाला एरिया पास पड़ता है, उड़ीसा वाला एरिया पास पड़ता है, झारखंड है यहाँ पे, तो जहाँ से आपको चीप लेबर ईजिली मिल जाती है और मार्केट फैसिलिटी वो भी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। दैट्स वाई मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली, बट अब एक क्वेश्चन आई होप आपके माइंड में आया होगा, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील को, राइट। देखिए यहाँ से आपके पास मैप क्वेश्चन भी आएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, और आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो प्रोसेस क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आई वॉन्ट टू शो यू अ फिगर by which you can understand the process of manufacture of steel very easily. Just have a look on it. Yes student, this is the figure of the process of manufacture of steel. तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील कैसे होता है, आप इस फिगर को समझिए, इसके बाद आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी प्रोसेस क्या है, हम कैसे स्टील बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। जो हमने आयरन ओर मिला अलग अलग जो माइन से मिनरल्स जो हमें मिले उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जाते हैं, प्लांट के अंदर जो हमारे इंडस्ट्री है। अब वहाँ पे क्या होता है, फर्नेसिस क्या होती हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, इसमें लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन ये हमें चाहिए आयरन एंड स्टील को बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए, आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन हमें कैसे चाहिए, 4:2:1 में चाहिए, ठीक है। हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 4:2:1, ठीक है। 4 क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा आयरन और 2 होगा हमारा कोकिंग कोल और जो 1 होगा वो होगा आपका लाइमस्टोन, ठीक है। तो इन सबको मिक्स करके ही हम आयरन एंड स्टील बनाते हैं। तो वो इसमें ऐड किया जाता है लाइमस्टोन, फिर जो स्लैग होते हैं वो रिमूव कर दिया जाता है, जो वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है।
और कोक जो होता है वो बर्न किया जाता है टू हीट द ओर, क्योंकि जो भट्टियाँ होती हैं उसमें हमें एनर्जी रिसोर्स तो चाहिए ना कोई, तो यहाँ पे कोकिंग कोक यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, उसका यूज़ करके हम फर्नेसिस को, भट्टियों को गर्म करते हैं और आयरन ओर को मेल्ट करते हैं। फिर क्या होता है, अब इससे पिग आयरन बनता है, कच्चा आयरन बनता है। तो जो मोल्टेड मटेरियल होता है उसको, जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड आपने देखा होगा, आप सबको पता होगा मोल्ड्स क्या होते हैं। मोल्ड्स आपके होते हैं लाइक आपका कोई, जिसको आप सांचा बोल देते हो, लाइक हम क्या गुजिया बनाते हैं, ठीक है, तो गुजियों के लिए जो मोल्ड होता है ना, ऐसे ही आपके केक के लिए मोल्ड होते हैं। तो ऐसे जो मोल्ड्स होते हैं उनमें उस मोल्टेड मटेरियल को डाल दिया जाता है, जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं। उसके बाद अब वहाँ से क्या करते हैं हम, स्टील बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो पिग आयरन होता है उसको और प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको बाहर निकालते हैं। फिर इसमें मैग्नीज, निकल और क्रोमियम, ठीक है, इन तीनों को हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टील है वो अच्छी क्वालिटी का बने। फिर उसके बाद जब वो मटेरियल रेडी हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, तो फिर उसको रोल किया जाता है, रोल करके प्रेसिंग की जाती है, कास्टिंग की जाती है और फॉर्गिंग की जाती है। मीन्स ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो आयरन एंड स्टील को एक बेटर शेप देने के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए यूज़ होती हैं। सो दीज आर, इसके बाद हमें जो आयरन एंड स्टील है वो मिल जाते हैं। फिर हम उसको डिफरेंट पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रिल बनाने के लिए, आप कोई भी जो है स्क्रू बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक मशीनरीज बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। So student, before discussing the challenges faced by iron and steel industry, I want to clear you one thing. जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल। सेल क्या होता है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अपने स्टील को मार्केट कैसे करती हैं, सेल के थ्रू करती हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। मिनी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज़ होते हैं, जिसमें आप स्टील स्क्रैप का यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज आयरन का यूज़ करते हैं, जहाँ प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। और जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, दे हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। मीन्स जितना भी रॉ मटेरियल को बनाना, स्टील को मेकिंग करना, रोलिंग, शेपिंग, सब कुछ एक ही जगह पे होता है, वो होती है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स। अब देखिए इसका पहले एक बार चैलेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैप करेंगे कि किन किन एरियाज़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं इसकी, चैलेंजेस क्या है, मेनली जो हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड रॉ मटेरियल, ये इसका इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ रहा है। हाई कॉस्ट मीन्स कि जो कोल है, क्योंकि देखिए जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन एंड ओर, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और वो लिमिटेड भी है, कम है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि देखिए रॉ मटेरियल आयरन एंड ओर तो है ही, बट इसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या है, कोकिंग कोल। और कोकिंग कोल क्या है, बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में है। जब ये स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट की थी 1907 में, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने झारखंड के अंदर जो टिस्को प्लांट था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको लगाया था सबसे पहले 1907 के अंदर। तो उस टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारा आयरन ओर था, कोल जो था उसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा थी। बट इतना लॉन्ग टाइम हो चुका है, 80 to 90 ईयर्स, इट्स सच अ लॉन्ग टाइम। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी कम बचे हैं अभी तक, तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंडली, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है। देखिए नो डाउट इंडिया में बहुत लेबर मिलेगी आपको, और इन इंडस्ट्रीज़ में लेबर है भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे जो लेबर है ना वो लोअर प्रोडक्टिविटी की है। मीन्स यहाँ पे स्किल्ड लेबर यूज़ नहीं होती है। जितने भी जो यहाँ पे लेबर लगती है वो हार्डवर्किंग तो है बट उनमें स्किल नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्स मीन्स क्या है, कोल। तो कोल की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, प्रॉपरली नहीं है। और फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, ओल्ड मशीनरीज का, ओल्ड मेथड्स
वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर द चैलेंजेस. उसके बाद आपका एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है पेज नंबर 74 पे. क्वेश्चन क्या है, हैव यू रीड अबाउट द कलिंग नगर कंट्रोवर्सी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड डिस्कस. ये बेटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया है, मैनी टाइम्स किया गया है. सो what is the controversy of कलिंग नगर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेयर इज कलिंग नगर. कलिंग नगर क्या है, कलिंगा नगर जो है वो उड़ीसा में है एंड इट इज़ नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया. जो कलिंगा नगर था उसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कॉल किया जाता था. अब वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, जस्ट लुक. कंट्रोवर्सी क्या थी, इट्स एन अनदर इंस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्राइबल टू लूजिंग देयर लैंड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक्चुअल में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा था और उन लोगों ने विरोध किया था, रेजिस्टेंस किया था. तो ये वो कंट्रोवर्सी है. क्या हुआ था, जो टाटा ग्रुप था, द टाटा ग्रुप हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा टू सेट अप अ जियांट स्टील प्लांट इन कलिंग नगर एरिया. जो टाटा ग्रुप थे उन्होंने उड़ीसा की गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो कलिंग नगर एरिया में एक बहुत बड़ा लार्ज स्टील प्लांट जो है वो लगाएंगे. एंड एज द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दिस एरिया दे वुड हैव लॉस्ट देयर लैंड एंड देयर लिवलीहुड्स वुड बी थ्रेटन्ड. ठीक है, ये हम क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस, मतलब ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी होती हैं उन एरियाज़ के लोगों को अपनी लाइफ, उनकी लैंड, उनकी सिविलाइजेशन, कल्चर, लिवलीहुड सब कुछ उनका खो जाता है, सब कुछ उनको लॉस्ट करना पड़ता है. तो उनको इस चीज़ का डर था ट्राइबल पीपल को. सो दे रिवोल्टेड ऑन 2 जून 2006. 2 जून 2006 में उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द टाटा ग्रुप एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो इन अ पुलिस फायरिंग इंसिडेंट 13 ट्राइबल्स वर किल्ड. 13 ट्राइबल्स मारे गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मतलब हंगामा हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिवोल्ट किया था. तो ये था कलिंग नगर कंट्रोवर्सी. ठीक है, नाउ कम टू द मैप पॉइंट. मैप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट हियर आर 4 to 5 पॉइंट्स आर हियर. जो स्टील सेंटर्स हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, हमें जस्ट वही करनी है. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ये स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप. देखिए हियर आर आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जस्ट वही करनी है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले अगर आप आएंगे कर्नाटका में, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, झारखंड में ही कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो आयरन एंड स्टील प्लांट था वो लगाया गया था, वो प्लेस कौन सा था, जमशेदपुर. 1907 में सबसे पहले स्टील प्लांट जमशेदपुर में लगा था, झारखंड में. आपके पास इंडिया पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो झारखंड का सबसे नीचे वाली साइड का जो कॉर्नर है, यहाँ पे हमारी जमशेदपुर स्टील प्लांट है. आफ्टर दैट जमशेदपुर से थोड़ा सा ही ऊपर हमारा है बोकारो स्टील प्लांट. जमशेदपुर और बोकारो दोनों ही झारखंड में है. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बिल्कुल मिड में है दुर्गापुर स्टील प्लांट. ठीक है, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में है. हमने 3 किए हैं, जमशेदपुर एंड बोकारो झारखंड और वेस्ट बंगाल दुर्गापुर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपका भिलाई, छत्तीसगढ़ में. देखिए छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड प्लेस ही है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे आपका ये है भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट. ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज इन कर्नाटका.